आज हम 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर उस पूरे चित्र को साफ साफ समझेंगे जो जनवरी 2026 से आपकी सैलरी, पेंशन, एरियर और आने वाले वर्षों की आर्थिक सुरक्षा पर सीधा असर डालने वाला है। यहां बात किसी अफवाह या अधूरी जानकारी की नहीं है, बल्कि पिछले वेतन आयोगों के पैटर्न और मौजूदा आर्थिक हालात और गणना के वास्तविक तरीकों के आधार पर एक व्यावहारिक विश्लेषण की है, ताकि आपको अलग अलग जगहों पर भटकना ना पड़े और एक ही बार में पूरी तस्वीर समझ में आ जाए। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि 8वें वेतन आयोग का प्रभावी आधार किस तारीख से माना जाएगा। चर्चा यही है कि नया वेतन आयोग भले ही बाद में लागू हो, लेकिन अधिकार और गणना की तारीख 1 जनवरी 2026 मानी जाएगी। इसका मतलब यह है कि आपका नया वेतन और नई पेंशन की बेसलाइन इसी तारीख से जुड़ी होगी। यानी चाहे लागू होने में समय लगे, लेकिन 1 जनवरी 2026 से लेकर लागू होने तक का जो अंतर बनेगा, वही आगे चलकर एरियर के रूप में भुगतान की सबसे बड़ी वजह बनेगा। इसलिए जनवरी 2026 से जुड़ी हर बात, हर प्रतिशत और हर अनुमान आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आते हैं उस सवाल पर जो लगभग हर केंद्रीय कर्मचारी, पेंशनर और भूतपूर्व सैनिक के मन में चल रहा है कि जनवरी 2026 से सैलरी और पेंशन कितनी बन सकती है। इसका सबसे सीधा संबंध फिटमेंट फैक्टर से है। फिटमेंट फैक्टर ही वो गुणांक है जिसके जरिए पुराने बेसिक पे या बेसिक पेंशन को नए वेतन ढांचे में बदला जाता है। पिछली बार 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था, जिसकी वजह से बेसिक में एक बड़ा उछाल दिखा और उसके साथ कई भत्तों की गणना भी ऊपर चली गई। इस बार भी बहुत लोग उम्मीद कर रहे हैं कि फिर से 2.57 या उससे भी ज्यादा, जैसे 2.86 तक का फिटमेंट फैक्टर मिल सकता है। लेकिन अगर भावनाओं से हटकर वास्तविक गणना देखें तो तस्वीर थोड़ी अलग दिखाई देती है। फिटमेंट फैक्टर सामान्य तौर पर 2 बड़े आधारों पर टिका होता है। पहला, 7वें वेतन आयोग के अंतिम चरण में महंगाई भत्ता, महंगाई राहत यानी डीए किस स्तर तक पहुंच जाता है। दूसरा, सरकार अपनी तरफ से उस बेस पर कितना अतिरिक्त इजाफा देती है, जिसे आप सरकारी बढ़ोतरी या गवर्नमेंट इंक्रीज कह सकते हैं। ये दोनों मिलकर ही व्यवहारिक फिटमेंट फैक्टर का आकार बनाते हैं। अब मौजूदा ट्रेंड की बात करें तो 1 जनवरी 2026 के आसपास डे आर का स्तर लगभग 60% के आसपास रहने की संभावना पर चर्चा की जाती है। इसे सरल तरीके से समझिए, अगर आपका बेसिक 100 रुपए है और उस पर 60% जुड़ रहा है तो कुल 160 रुपए हो गए। 160 को 100 से भाग दें तो 1.6 बनता है। यानी केवल डीएडीआर के असर को अगर फिटमेंट फैक्टर की भाषा में देखें तो वह लगभग 1.6 के बराबर संकेत देता है। लेकिन फिटमेंट फैक्टर सिर्फ दिया को जोड़कर नहीं बनता। सरकार इसमें अतिरिक्त सुधार भी करती है ताकि रियल वेतन में बढ़त दिखाई दे और न्यूनतम वेतन जीवन यापन की लागत के हिसाब से संतुलन बने। अब सवाल यही है कि सरकार कितनी अतिरिक्त बढ़ोतरी कर सकती है। 7वें वेतन आयोग के समय भी कर्मचारियों को उम्मीद थी कि बहुत बड़ी बढ़ोतरी होगी, लेकिन अंत में जो व्यवहारिक निर्णय आया वह सीमित दायरे में रहा और अतिरिक्त इजाफा लगभग 14% के आसपास देखा गया। आज की परिस्थिति में सरकार पर राजकोषीय दबाव, सामाजिक खर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे बजटीय दायित्व भी हैं। इसलिए यह उम्मीद करना कि सरकार 40% या 50% तक का अतिरिक्त इजाफा कर देगी व्यावहारिक नहीं लगता। एक संतुलित और यथार्थवादी अनुमान के तौर पर अगर सरकार की तरफ से 20% अतिरिक्त बढ़ोतरी मान ली जाए तो यह न बहुत कम है और न ही अव्यवहारिक रूप से ज्यादा। अब इसी आधार पर गणना करते हैं। डॉट बेस से 1.6 का संकेत मिला,
अगर इसमें 20% सरकारी बढ़ोतरी जोड़े तो 1.6 का 20% होता है, 0.32। 1.6 जोड़ 0.32 बराबर 1.92। यही वह कारण है कि बहुत से विश्लेषणों में 1.92 के आसपास फिटमेंट फैक्टर को सबसे संभावित और तार्किक मानकर चला जाता है। यानी यह एक ऐसा आंकड़ा है जो मौजूदा आर्थिक स्थिति में संभव भी है और कर्मचारियों पेंशनरों को सार्थक राहत भी देता है। अब यहां एक और जरूरी बात समझिए, 2.57 या 2.86 जैसे ऊंचे फिटमेंट फैक्टर की संभावना क्यों कमजोर मानी जाती है? इतना बड़ा फिटमेंट फैक्टर आमतौर पर तभी संभव होता है जब डेडीआर का स्तर बहुत ज्यादा ऊपर चला जाए या फिर सरकार असाधारण रूप से बड़ी अतिरिक्त बढ़ोतरी दे दे या वेतन आयोग की पूरी संरचना में कोई क्रांतिकारी बदलाव कर दिया जाए। लेकिन फिलहाल जो संकेत और आर्थिक सीमाएं दिखती हैं उनमें 1.92 जैसा फिटमेंट फैक्टर ज्यादा संतुलित लगता है। इसका मतलब यह नहीं कि अंतिम फैसला यही होगा, लेकिन व्यावहारिक अनुमान के लिए यह एक मजबूत आधार बनता है। अब इस फिटमेंट फैक्टर का असर केवल वेतन पर नहीं बल्कि पेंशन पर भी बहुत बड़ा होता है, खासकर रक्षा पेंशनर्स और भूतपूर्व सैनिकों के लिए, क्योंकि उनकी पेंशन का निर्धारण सामान्यतः लास्ट पे ड्रॉन 50 क्रोएशियाई कूने % पर आधारित होता है। जब बेसिक पे पेंशन में फिटमेंट फैक्टर से उछाल आता है तो पेंशन सीधे उसी अनुपात में बढ़ती है। यही कारण है कि फिटमेंट फैक्टर का असर पेंशन भोगियों के लिए कई बार कर्मचारियों से भी ज्यादा स्पष्ट दिखाई देता है। अब कुछ उदाहरणों से इसे बिल्कुल साफ समझ लेते हैं ताकि किसी को भ्रम न रहे। मान लीजिए 7वें वेतन आयोग के तहत किसी सिपाही की पेंशन लगभग 23,125 रुपए है। अगर इसी पर 1.92 का फिटमेंट फैक्टर लगाया जाए तो 23,125 1.92 लगभग 44,400 रुपए के आसपास पहुंचती है, यानी करीब करीब दोगुनी के बराबर प्रभाव। इसी तरह अगर किसी नायक की पेंशन 7वें वेतन आयोग में लगभग 25,875 रुपए है तो 1.92 के साथ यह लगभग 49,680 रुपए के आसपास बनती है। हवलदार की पेंशन अगर लगभग 26,925 रुपए है तो 1.92 के बाद यह लगभग 51,700 रुपए के करीब पहुंचती है। नायब सूबेदार की पेंशन मान लीजिए 29,400 रुपए के आसपास है तो 1.92 के साथ यह लगभग 56,450 रुपए के आसपास बैठती है। ये आंकड़े अनुमानित हैं, राउंडिंग और नियमों के अनुसार थोड़े बहुत बदल सकते हैं, लेकिन दिशा और प्रभाव बिल्कुल साफ है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या यह बढ़ोतरी केवल बेसिक तक सीमित रहेगी? असल में बेसिक बढ़ने का मतलब कई अन्य चीजों की गणना भी बदलना होता है। जहां जहां भत्ते बेसिक पर निर्भर होते हैं वहां स्वाभाविक रूप से असर पड़ता है, भले ही भत्तों की दरें अलग अलग हों। लेकिन नया बेस बनते ही कुल इन हैंड पर असर दिखाई देता है। पेंशनर्स के लिए भी यही बात लागू होती है क्योंकि डॉक्टर और अन्य संशोधन मूल पेंशन से जुड़े होते हैं। इसलिए फिटमेंट फैक्टर को सिर्फ एक नंबर मत समझिए, यह आपकी कुल आर्थिक तस्वीर की रीढ़ है। अब सबसे अहम हिस्सा है समय सीमा और एरियर, क्योंकि बहुत लोग यहीं पर सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। यह मानकर चलिए कि आयोग का गठन, कार्यवाही, सिफारिशें और सरकार द्वारा लागू करने की प्रक्रिया में समय लगता है। चर्चा यह रहती है कि आयोग को अपना काम करने के लिए लगभग 18 महीने का समय दिया जा सकता है। इस दौरान कमेटी डेटा जुटाती है, विभिन्न विभागों के साथ बैठकें करती है, कर्मचारियों के संगठनों से सुझाव लेती है, महंगाई, जीवन यापन, वेतन संरचना, पदों की जिम्मेदारी, भत्तों के तर्क, सबका अध्ययन करती है। फिर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार होती है। रिपोर्ट आने के बाद भी सरकार उसे तुरंत लागू नहीं करती।
सरकार अपनी तरफ से वित्तीय असर देखती है, कैबिनेट स्तर पर चर्चा होती है और फिर अंतिम निर्णय लिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में रिपोर्ट के बाद भी 3 से 4 महीने या उससे अधिक का समय लग सकता है। इसी वजह से यह अनुमान सामने आता है कि अगर सब कुछ सामान्य गति से चला तो सिफारिशें 2028 की शुरुआत के आसपास लागू होने की संभावना बन सकती है। लेकिन यहां सबसे बड़ी राहत वाली बात यह है कि अगर लागू 2028 में होगा तब भी प्रभावी तारीख 1 जनवरी 2026 मानी गई, तो 2026 और 2027 का अंतर आपको एरियर के रूप में मिलेगा। यानी लागू होने तक जितने महीने बीत चुके होंगे उतने महीनों का अंतर नई दर और पुरानी दर के बीच बनेगा और वही आपका एरियर होगा। मोटे तौर पर यदि लागू 2028 की शुरुआत में होता है तो 2026 12 क्रोएशिया कोने महीने और 2027 12 क्रोएशियाई कोने महीने, कुल 24 महीनों का एरियर बनता है। अब सोचिए, अगर आपकी सैलरी या पेंशन में फिटमेंट फैक्टर के कारण अच्छा खासा उछाल आता है तो 24 महीने का अंतर एक बड़ी राशि बन सकता है। बहुत से लोगों के लिए यह एरियर एक तरह से आर्थिक बूस्टर बनकर आता है। कोई पुराने कर्ज निपटा सकता है, कोई बच्चों की पढ़ाई का प्लान कर सकता है, कोई मेडिकल जरूरतों के लिए सुरक्षित महसूस कर सकता है और पेंशनर परिवारों में तो यह राहत का सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। यहां एक जरूरी बात और समझिए, एरियर हमेशा एक जैसी गणना से नहीं आता। इसमें लागू होने की तारीख, उस दौरान डीआर के बदलाव और नियमों के अनुसार संशोधन का तरीका भी जुड़ा होता है। लेकिन मूल सिद्धांत यही है कि 1 जनवरी 2026 से लागू होने तक का अंतर आपको मिलना चाहिए। इसलिए जब भी आप किसी खबर या वीडियो में एरियर की बात सुने तो ध्यान रखिए कि यह सीधा सीधा 2 साल का पैसा नहीं, बल्कि 2 साल का अंतर जो आपके नए और पुराने वेतन पेंशन के गैप पर आधारित होता है। अब एक और सवाल जो अक्सर आता है कि क्या फिटमेंट फैक्टर के अलावा भी कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं? संभव है कि पे मैट्रिक्स में संशोधन हो, न्यूनतम वेतन की नई परिभाषा आए, कुछ भत्तों के नियम बदले जाएं या कुछ कैडर स्ट्रक्चर पर अलग फैसले हों। लेकिन इन सब का केंद्र फिर भी वही होगा कि बेसिक का नया स्तर क्या बन रहा है। इसलिए अगर आप कर्मचारी हैं तो आपके लिए यह समझना जरूरी है कि फिटमेंट फैक्टर जितना संतुलित और व्यवहारिक होगा उतना ही लागू होने की संभावना मजबूत होगी और उतनी ही साफ तस्वीर बनती जाएगी। और अगर आप पेंशनर हैं तो यह आपके सम्मानजनक जीवन यापन का एक बड़ा आधार बन सकता है। मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, यहां एक बात बिल्कुल साफ है कि जो भी अंतिम निर्णय होगा वो एक झटके में नहीं आता। इसमें समय लगता है, नीति बनती है, वित्तीय असर देखा जाता है और फिर सिस्टम में लागू होता है। इसलिए सबसे जरूरी है कि आप अफवाहों में न फंसें और हर अपडेट को उसके संदर्भ और गणना के साथ समझें। आज जो व्यवहारिक गणना सामने रखी गई है उसका मकसद आपको उम्मीद और वास्तविकता के बीच का संतुलन समझाना है ताकि आप सही दिशा में तैयारी कर सकें। अब अगर आप कर्मचारी हैं तो इस पूरे समय में अपने वित्तीय प्लान को स्मार्ट बनाइए। छोटे छोटे खर्चों पर नियंत्रण, एक इमरजेंसी फंड और संभावित एरियर को आने वाली रकम मानकर पहले से खर्च कर देने की आदत से बचिए, क्योंकि जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं होती तब तक कोई राशि पक्की नहीं होती। लेकिन तैयारी और समझदारी आपके हाथ में होती है। और अगर आप पेंशनर हैं तो यह जानकर दिल को तसल्ली मिलती है कि आपकी पेंशन का आधार मजबूत होने की संभावना बनी हुई है और एरियर के रूप में भी एक बड़ा सहारा मिल सकता है। मेरे सब्सक्राइबर्स, एक बार फिर याद रखिए कि 1 जनवरी 2026 की तारीख इस पूरे मुद्दे का केंद्र है। नई गणना का आधार, अधिकार की तारीख और एरियर का मूल कारण यही है। इसलिए जब भी आप कोई अपडेट देखें तो उसमें यह जरूर जांचें कि बात 1 जनवरी 2026 के संदर्भ में हो रही है या नहीं। अगर कोई जानकारी इस तारीख को नजरअंदाज करके दी जा रही है तो
उसमें अक्सर आधी सच्चाई होती है। अब इस पूरी चर्चा का सार यही है कि मौजूदा परिस्थितियों में 1.92 के आसपास फिटमेंट फैक्टर एक व्यावहारिक अनुमान माना जा रहा है। डीआरडीआर के लगभग 60% स्तर और सरकार की लगभग 20% अतिरिक्त बढ़ोतरी जैसे संतुलित आधार पर, इससे वेतन और पेंशन दोनों में उल्लेखनीय उछाल दिखाई देता है। और अगर लागू होने में 2028 तक का समय लगा, तब भी 1 जनवरी 2026 से लेकर लागू होने तक का अंतर एरियर के रूप में मिलने की संभावना चर्चा में रहती है। यानी लाभ सिर्फ आगे का नहीं, पिछली तारीख से भी जुड़ा हुआ होगा। आपकी सेवा, आपका समर्पण और आपका अधिकार, ये तीनों बातें इस पूरे विषय की आत्मा है। यही वजह है कि इस मुद्दे को समझना और सही जानकारी के साथ अपडेट रहना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जैसे ही इस विषय पर कोई ठोस और प्रामाणिक अपडेट आए, उसकी गणना और असर आपको सरल भाषा में समझाया जाए, तो जुड़े रहिए और अपने दूसरे साथियों को भी सही जानकारी तक पहुंचाइए। धन्यवाद और आप सभी के लिए शुभकामनाएं।